क्विकली पहले हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बायोलॉजी बच्चों एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी थी? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी थी। हम बने, तुम बने नहीं, हम कैसे बने और हम एक दूसरे के लिए, इसकी स्टोरी थी। और जितने भी लिविंग प्रोसेसेस होते हैं उसकी स्टोरी थी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लिविंग है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिविंग का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोगों ने जब लिविंग का मतलब देख लिया तो हमें पता चला हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कुछ नाम होना चाहिए। तो वो नामकरण किसने किया, कैसे किया, उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने देखा कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्टडी कैसे करें। तो हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। वो क्लासिफिकेशन कैसे किसने किया वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्लासिफिकेशन कैसे हुआ होगा तुम खुद ही सोचो। अर्ली टाइम पे नॉर्मल लोग ही थे, किसी के पास उतना ब्रेन नहीं था, तो उन लोगों ने ना अपने कपड़े की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोल दिया ये वो सारे सामान है जिनसे कपड़े बनते हैं। उन्हें खाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने जो खाने के सामान को बोल दिया कि ये फूड के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे घर बनता है, उन्होंने बोल दिया कि ये सारे सामान से घर बनता है। तो उन्होंने अपनी नीड्स के बेसिस पे नॉर्मल लोगों ने अपना क्लासिफिकेशन दे दिया। ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आया, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। तो हमें ज़रूरत थी कि कोई प्रॉपर आदमी जिसको थोड़ा नॉलेज है वो आकर के क्लासीफाई करे। तो वहाँ पे आए एरिस्टोटल साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने प्लांट्स को देखा और बोला उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। कुछ को ट्रीज बोल दिया जो सबसे बड़े बड़े थे, उनसे छोटे को श्रब्स बोल दिया, उससे भी जो छोटे थे उनको हर्ब्स बोल दिया। ठीक है, और उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया जिनके पास रेड ब्लड सेल थे उनमें और जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे उनमें। ठीक है, ये एरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दे दिया, बट अभी भी मज़ा नहीं आया। तो अब कौन आएगा? जीनियस साइंटिस्ट आएंगे, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर में आए थे, याद है, जिन्होंने सबका नामकरण किया। उन्होंने अरिस्टोटल को बोला रुको तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं जीनियस हूँ, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने अरिस्टोटल को बोला कि जिसको तुम प्लांट और एनिमल बोल रहे हो वो एक्चुअली प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। और प्लांट किंगडम का मतलब वो ऑर्गेनिज्म रहेंगे इनमें जिनके पास सेल वॉल है, और एनिमल किंगडम का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे इनमें जिनके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ है क्या किसी क्लासिफिकेशन का? ऐसे तो उन्होंने क्या किया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को अलग ही नहीं किया, उन्होंने यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर को अलग ही नहीं किया, उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को अलग ही नहीं किया। एक और भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इन्होंने एक क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जिनके पास, जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, और अमीबा और पैरामीशियम जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, इनको अलग अलग कर दिया। इन्होंने बोल दिया क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास के पास तो सेल वॉल है तो ये प्लांटी में रहेंगे, और अमीबा और पैरामीशियम के पास नहीं है तो वो एनिमल या किंगडम में रहेंगे। तो इन्होंने डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पे उनकी दो गलती हो गई बच्चों। पहली गलती क्या थी कि उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक साथ कर दिया और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग किंगडम में कर दिया। तो लीनियस साहब का जीनियसनेस यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया। तो अब हम लोग क्या करें? अब क्या हुआ, अब इनके भी पापा आए। कौन आए? आर एच विटाकर साहब। आर एच विटाकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उन्होंने सिर्फ सेल वॉल का बेसिस यूज़ नहीं किया, उन्होंने टोटल 5 क्राइटेरियाज यूज़ किए। उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर भी देखा, कैसा सेल है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा, वो सेल कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे खाना बना रहा है ये देखा, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है और कैसे वो आपस में से रिलेटेड है, वो भी हमने स्टडी की। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है कि हाँ इतने सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए स्टडी की गई होगी, इतने सारे चीज़ों को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया गया होगा, तो ये वैलिड है। तो आज के डेट में हम लोग यही 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्विकली ये जो चार्ट है ये हमने एनसीईआरटी से लिया। अब इस चार्ट में देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको 5 किंगडम, 5 क्या क्या किंगडम थे, तो एम मेरा था। ठीक है, ये मन का राजा है, ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तब हम लोग को मन का राजा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मन का राजा है। उसके अलावा ये प्रोटिस्टा है, हाँ ये मन का राजा है,
पी से प्रोटिस्टा है जिसमें जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं वो आते हैं, फिर फंगाई है, फिर प्लांटी है और फिर एनिमेलिया है। ठीक है, अब मोनेरा में क्या होगा, जितने भी प्रोकैरियोट आएंगे उनको उन्होंने अलग कर दिया। तो पहला जो लीनियस का ड्रॉबैक था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग होने चाहिए, इन्होंने वो सही कर दिया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है सब मोनेरा में है और जितने भी यूकैरियोट्स है वो मोनेरा के अलावा जितने वो क्लासिफिकेशन में चले जाएंगे। दूसरा उनका ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को एक साथ कर दिया था। तो अब उन्होंने क्या किया, एक क्लासिफिकेशन निकाला प्रोटिस्टा, इसमें इन्होंने जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट थे उसको रख दिया, बाकी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट को अलग कर दिया। ठीक है, अब इनका एक ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को अलग नहीं किया। तो अब देखो ये जो फंगी वाला क्लासिफिकेशन है जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इन्होंने इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो तीनों ड्रॉबैक्स क्या हो गए, इनके कवर हो गए। तो इससे हम लोग क्या याद रखेंगे कि मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो आ गए, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आ गए, फंगाई में जितने भी हेट्रोट्रॉफिक थे वो आ गए, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स, प्लांटी भी यूकैरियोटिक है, एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक है। अब उन्होंने देखा सेल वॉल, इनका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक था, इनमें कुछ लोगों में सेल वॉल थे कुछ में नहीं भी थे। ठीक है, फंगस में कौन सा सेल वॉल होता है, काइटिन, तो इसको एक अलग क्लासिफिकेशन दे दिया। प्लांटी में सेल्यूलोज वाला सेल वॉल होता है, ठीक है, लेकिन एनिमेलिया में तो सेल वॉल नहीं होता है, तो इन्होंने इनका भी बात कंसिडर किया, प्लांटी हैविंग सेल वॉल एंड एनिमेलिया नॉट हैविंग सेल वॉल, बट उनको उन्होंने एक पर्टिकुलर बस इसी के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट के पास नहीं होंगी, यूकैरियोट सारे यूकैरियोट के पास होंगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बेचारे बच्चे जैसे हैं, नए नए बने हैं, तो मोनेरा के पास सिर्फ सेल्स होंगे, प्रोटिस्टा के पास भी सेल्स होंगे, अभी मल्टी सेल्यूलर हुआ है तो कुछ टिश्यूज बनना स्टार्ट होंगे, फिर प्लांटी के पास टिश्यू और ऑर्गन आएंगे, एनिमल के पास तो टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाना खुद से भी बना सकते हैं और ये खाना किसी और के हेल्प से भी बना सकते हैं, तो इनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, क्योंकि ये भी बच्चे इनको उतना समझ नहीं है, नए नए आए हैं, जैसे जैसे इधर डेवलपमेंट होगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो भी नए नए हैं, ये भी कुछ खुद से खाना बनाएंगे, कुछ किसी पे डिपेंड होकर के बनाएंगे, उतना आइडिया नहीं है। अब ये फंगस जो है ये बहुत समझदार है, ये सिर्फ किसी और पे, ये बहुत आलसी है, आगे भी जाकर के हम लोग देखेंगे कि फंगस बहुत आलसी, ये खुद का खाना कभी खुद नहीं बनाता, ये हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड होकर के ही खाना बनाएगा। ठीक है, प्लांटी के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है वो हमें खाना देता है, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाता है, दूसरों को भी खाना देता है, तो ये प्लांटी हो गया। और एनिमल क्या हम लोग करते हैं, हम लोग तो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, हाँ हम लोग खाना अपने लिए बनाते हैं लेकिन वो दूसरे चीज़ की हेल्प से बनाते हैं ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स, तो हम लोग क्या हो गए, हेट्रोट्रोफिक हो गए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये कुछ सेंस बना रहा था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ, सारे एनाटॉमिकल ट्रेट, सारे फिजियोलॉजिकल ट्रेट स्टडी करते हुए क्लासिफिकेशन दी, तो ये कुछ सही था। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं 3 डोमेन 6 डोमेन क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 डोमेन में, और रिमेनिंग जितने भी थे वो 3rd डोमेन में डिवाइड कर दिया। ये इसकी स्टडी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम लोग रहने देते हैं। अब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोग एनसीईआरटी में देखते हैं, एक बार एनसीईआरटी में टिक करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 3 IQs आते हैं बच्चों, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे टिक किया। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूजेस। ठीक है, फिर हमारे पास आए एरिस्टोटल साहब जो कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देने के लिए, उन्होंने बोला कि प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड सेल है और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उनको 2 अलग क्लासिफिकेशन दे दिया जाए। एरिस्टोटल साहब का बात मानना किसी ने नहीं माना, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जो कि जीनियस थे, लीनियस साहब, तो उनका क्लासिफिकेशन आया। उन्होंने बोला कि जिस प्लांट और एनिमल को तुमने एवरी प्लांट और एनिमल बोल दिया वो एक्चुअली 2 किंगडम है, तो उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दे दिया। आप लोग यहाँ पे टिक करते जाओगे कि एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस दिया और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया, और उन्होंने नॉट प्रेजेंट में डिवाइड कर दिया। फिर लीनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया, बट उन लीनियस अपने आप को जो जीनियस समझ रहे थे, अभी उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। ठीक है, तो अब ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये क्या था बच्चों, ये इनएडिक्वेट था, क्योंकि कितने सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक जैसे सेल का स्ट्रक्चर, वॉल, नेचर ऑफ वॉल, कैसे वो खाना बनाते, कहाँ वो रहते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते, क्या आपस में उनका रिलेशनशिप है, ये हम लोगों को कंसिडर करना था। ठीक है, इनसे कभी PYQs ये लाइन से नहीं आए, लेकिन ये लाइन्स हमें NCERT की पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस पेज में आते हैं, इसमें जितने भी PYQs है साथ ही साथ बच्चों मार्क करते जाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि किसने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। इसको कैसे भी तोड़ मोड़ के पूछ सकते हैं कि 5 किंगडम किसने दिया, आरएच विटाकर ने क्या दिया, क्या क्या नाम था 5 किंगडम का, कॉलेरा प्रोटिस्टा के अलावा क्या था, ब्लाटी एटमेनिया के अलावा क्या था, क्या क्या उन लोगों ने बेसिस यूज किया, कि सेल का स्ट्रक्चर यूज किया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन यूज किया, कैसे उन्होंने खाना बनाया, कैसे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, कैसे उन दोनों के आपस में रिलेशनशिप थे, सब चीज के बारे में स्टडी की। ठीक है, और ऐसा हुआ ये वाला इस पैराग्राफ में दिया। क्यों? क्योंकि जो लीनियस साहब थे उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक को एक साथ कर दिया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ कर दिया, और उन्होंने हेट्रोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं किया। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेल्युलर यूकैरियोट जो कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला था उसको प्लांट्स में रखा, और पैरामीशियम और अमीना अगेन जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट था उनको एनिमल्स में रख दिया। मतलब उन्होंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम ग्रुप में रख दिया और साथ ही साथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट ग्रुप में भी कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। फिर आर.एच. विटाकर साहब ने अपना क्लासिफिकेशन जो दिया वो हम लोग यहाँ से टिक कर लेंगे। उसमें उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स को अलग कर दिया। तो पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने ठीक कर दिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग करके। दूसरा उन्होंने क्या नाम है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को अलग कर दिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को अलग कर दिया। प्रोकैरियोट्स हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया, और जितने भी मल्टी सेल यूकैरियोट्स थे उनको एक अलग क्लासिफिकेशन दे दी। ठीक है, तो ये तो इन्होंने ठीक कर दिया। फिर सेल टाइप हम लोगों ने उधर देख ही लिया, उनके सेल वॉल बता दिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो जो येलो से लाइन के बच्चों उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, आप लोग साथ ही साथ एनसीईआरटी की लाइन स्टिक करते जाओगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्लासीफाई कर दिया। अब हम लोग इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा को। मोनेरा इज लाइक मन का राजा। मोनेरा को याद रख सकते हो, मन का राजा, क्योंकि बेचारा सबसे पहले आया है, उसको कुछ पता नहीं है, वो अपने मन के मुताबिक उसको जैसे समझ आ रहा है वो अडेप्ट करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। इसमें बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो अभी मन का राजा इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं भी रह सकता है। कहीं भी मतलब कि तुम क्या डीप ओशंस में जा सकते हो? नहीं, लेकिन वहां तुमको मोनेरा मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेंगे। क्या तुम कोई एकदम गर्म जगह पे जा सकते हो, हॉट स्प्रिंग्स में जा सकते हो? नहीं, लेकिन वहां पे तुमको ये मिलेंगे। क्या तुम कोई एकदम सॉल्टी एरियाज में जा सकते हो? नहीं, लेकिन ये जा सकते हैं। क्या तुम कोई मार्शी एरिया में सर्वाइव कर सकते हो? नहीं, लेकिन ये जा सकते हैं। ये अपने मन के राजा है, इनको जहां मन करेगा ये वहां जाएंगे। इनका जो मन करेगा ये उन शेप में डिवाइड हो जाएंगे। इनका मन करेगा ये गोल गोल कोकाई बन जाएंगे, इनका मन करेगा ये लंबे लंबे बैसिलाई बन जाएंगे, इनका मन करेगा ये टेढ़े मेढ़े स्पाइरिला बन जाएंगे, इनका मन करेगा ये कॉमा शेपेड विब्रियो बन जाएंगे। तो ये जो करेंगे वो अपने मन के मुताबिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे फर्स्ट आए, इनको कुछ भी नहीं पता है। जब तक हम इन्हें सिखाएंगे नहीं तब तक इन्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ये और क्या है, बाहर से तो सिंपल सीधे साधे दिखेंगे, सबसे पहले आए भोले तो होंगे, लेकिन बिहेवियर इनका बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करेंगे। कैसे? इनका मन करेगा ये खुद से खाना बना लेंगे, इनका मन करेगा ये दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, जो कर रहे हैं वो अपने मन के मुताबिक कर रहे हैं। तो इसमें भी जो मन के राजा है वो भी दो भाई है। एक जो बड़ा भाई है उसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया बोल रहे हैं, और एक जो छोटा भाई है उसको हम लोग यू बैक्टीरिया बोल रहे हैं। अब आर्की बैक्टीरिया बड़ा भाई है, सबसे पहले आया है, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स है ये। ठीक है, ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसको तुम नॉन एनसीईआरटी लिख सकते हो, लेकिन ये लास्ट 37 ईयर्स में आया है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो मैंने इसको कनेक्ट करते हुए लिख दिया है। क्योंकि ये एग्जाम क्वेश्चन में एक भी ऐसा 37 ईयर PYQ नहीं है जो इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर वो एनसीईआरटी में नहीं भी दिया हुआ है तो भी मैं तुम्हें साथ में साथ याद करवा दूंगी, तुम उसके बगल में नॉन एनसीईआरटी NN करके लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे बड़ा भाई है, उसको कुछ नहीं पता है, नया बेचारा सॉल्टी एरिया देखा वहाँ भी चला गया, तो उसको बोल दिया हैलोफाइल, और उसको वो सॉल्टी एरिया पसंद आ गया, क्योंकि नया नया इसको तो कुछ पता ही नहीं है फ्रेश वाटर क्या होती है, मरीन क्या होता है, तो ये वहाँ चला गया। ये गर्म पानी में भी हॉट स्प्रिंग्स में चला गया, और उसको वहाँ भी पसंद आ गया, तो वो थर्मो एसिडोफाइल हो गया। थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है, तो गर्म जगह चला गया। हैलो मतलब सॉल्ट होता है HCl, तो वो वहाँ पे चला गया। उसके अलावा NaCl, सॉरी। उसके बाद मार्शी एरियाज में जा सकता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं मिथैनोजेंस। तो ये मार्शी एरिया, ये मिथैनोजन है कहाँ? ये एक्चुअली काउ और बफेलो जो है ना, उनके गट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या करता है, उनके गट में प्रेजेंट होता है, तो ये उनकी जब पॉटी निकलती है ना, तो उससे बायोगैस का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। देखो इसमें कितने सारे येलो मार्क्ड है, मतलब कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस इस लाइन से गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये ऐसा कर पा रहे, ओल्डेस्ट है,
कुछ तो मतलब जैसे ठीक है वो अगर वो सॉल्टी एरियाज में चले गए और हॉट स्प्रिंग्स में चले गए, लेकिन वहाँ पे वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हमें भी अगर मान लो नहीं पता होगा, हम हॉट स्प्रिंग में जाएंगे तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? हम क्या वो सॉल्टी एरियाज में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। वो ऐसा इसलिए कर पा रहे क्योंकि उनका जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो नए नए आए थे, अभी ज़्यादा आइडिया नहीं था, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही उन्होंने डिफरेंट रखा है। ठीक है, साथ ही साथ अगेन ये लाइन बाबू एनसीईआरटी की नहीं है तुम्हारी, ठीक है, तो इसको नॉन एनसीईआरटी लिख दो। आई थी कि इनकी जो प्रोटीन्स होती है वो थोड़े थोड़े यूकैरियोट्स की जैसे होती है, ठीक है, तो थोड़ी वो भी डिफरेंट होती है, इस वजह से वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। मेन रीजन हमेशा हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। उस अब हो गया ये आर्की बैक्टीरिया, पुराने थे कुछ पता नहीं था, इधर उधर चले गए क्योंकि उनकी सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट थी। अब आए इनका छोटा भाई यू बैक्टीरिया, जो कि एक्चुअल में बैक्टीरिया है। ट्रू बैक्टीरिया इसको क्यों बोल रहे हैं, ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे आसपास यही रहेंगे, हम तो सॉल्टी एरिया में नहीं जा रहे, हम तो हॉट स्प्रिंग्स में नहीं जा रहे, तो वो तो ओल्डेस्ट हो गए, ठीक है। यू बैक्टीरिया जो हमारे आसपास हमें मिल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा नए ज़माने में आया है तो थोड़ा समझदार होगा, तो ये अपना सेल वॉल के रिजिड रखेगा। समझदार बच्चा कैसे होता है, तो रिजिड होता है, तो थोड़ा रिजिड है ये। इसका जब मन करेगा तो ये मोटाइल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, और अगर वो मोटाइल हुआ तो वो अपना फ्लैजेला बना लेगा, ठीक है। इतना दूर तक समझ आ गया। अब इसका ये अगेन ये लाइन बच्चों एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसके आगे एनएन लिख दो, ठीक है, लेकिन ये 37 या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पे मेंशन है। अब ठीक है, अब है तो ये मोनेरा के अंदर, चाहे कितना ही समझदार हो जाए, मन की मर्जी तो ये दिखाई गई। तो अब ये इसका मन करेगा तो ये खाना बनाएगा, इसका मन करेगा तो ये खाना नहीं बनाएगा, इसका मन करेगा तो अगर लाइट मिलेगी तो लाइट को देख करके खाना बना लेगा, लाइट नहीं मिलेगी तो ये केमिकल्स के हेल्प से बना लेगा, ठीक है। मन का राजा है तो ये कुछ भी कर सकता है। तो अब जो ये अब जो लाइट के प्रेजेंस में बना रहा है उसको हम लोगों ने बोला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अब ये लाइट के प्रेजेंस में बना रहा है तो ऑब्वियसली इनके पास क्लोरोफिल होगा, अब वो क्लोरोफिल प्लांट्स जैसा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल प्रोड्यूसिंग पिगमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमैटोफोर्स। अगेन बच्चों ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये नॉन एनसीईआरटी, लेकिन पीवाईक्यू में पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। उसके अलावा मन का राजा है, मन करेगा कॉलोनीज में दोस्त लोग के साथ इकट्ठा हो जाएगा, मन करेगा अकेले खड़ा फिलामेंटस फॉर्म हो जाएगा, मन करेगा फ्रेश वाटर में चला जाएगा, मन करेगा सी वाटर में चला जाएगा, मन करेगा ज़मीन पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये इसके जैसे एक्सट्रीम एरियाज में नहीं जा रहा था, जो एक्सट्रीम एरियाज होते हैं ये नॉर्मल फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल, यही सब थोड़ा समझदारी था इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके बॉडी पे ये जो रिजिड सेल वॉल हमने पढ़ा, वो जो शीट है वो किसकी बनी थी, म्यूसिलेजिनस शीट की बनी है, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी की हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेरे ओआरएस में हर एनसीईआरटी की डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पेस्टेड है, ऐसा भी नहीं कि डायग्राम जो है वो उसमें डिफरेंट दिख रहा है और इसमें डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये म्यूसिलेजिनस शीट है, ये हमें याद रखें। अब ये शीट किसकी बनी हुई है, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी हुई है, और नाम में ग्लाय आ रहा है तो इसका काम ग्लू जैसा होता है, ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बना सकता है, क्योंकि ये कैसे भी हो सकता है, तो इकट्ठा हो गया तो ब्लूम्स बना दिया वाटर बॉडीज में। उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेटेरोसिस्ट पे, ठीक है, कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सेल, देखो इस वाले सेल पे आकर के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, तुम्हें मन का राजा से क्या समझ आया, ये नॉटी है, नॉटी तो है, तो नॉटी से क्या हो गया, नॉस्टॉक। और ये एविन कुछ भी कर दे, जो मन आ रहा है वो कर दे, एनाबीना, ठीक है। अब ये जो, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया कि जो सी वाटर में रहते हैं वो बेजोफिलिक होते हैं, तो ये बस याद रखना है। ये अगेन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन प्रीवियस 37 ईयर में है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये नॉस्टॉक का डायग्राम है, नॉटी है, देख लो ये एन शेप का बन भी रहा है, ऐसे थोड़ा सा जाओगे तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ आते हैं जो लाइट नहीं मिली, मन का मालिक है, केमिकल्स के प्रेजेंस में बना देगा। अब केमिकल्स को ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, अमोनिया हो गया, और उनसे जो एनर्जी मिलेगी उससे एटीपी बनाएगा। अब जब इनको ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब अलग हो जाएंगे, मतलब ये उनको रिसाइकिल भी कर रहा है, मन का मर्जी दिखा रहा है लेकिन अच्छा काम भी साथ साथ वो कर रहा है। अब क्या है कि डिकम्पोजेस कुछ, अब इसका मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, इसका मन कर रहा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने का। तो अब ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो तो कर रहा है, लेकिन इसका बहुत सारा एडवांटेजेस भी है। ये जब डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को तो ये कर्ड बना सकता है मिल्क से, मिल्क से दही बनाने का काम होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स बना सकता है। और ये जो तो मिल्क से जो कर्ड बन रही है जो बैक्टीरिया ना, ये हम लोग अब इसके लिए आगे यूजी क्लियर करना पड़ेगा तुम्हें, और फिर जब तुम एमबीबीएस में आओगे तो फिर वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे पेट में क्या क्या करती है उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स,
अभी तो लगेगा ये एंटीबायोटिक क्या होता है, हमें तो नहीं पता। हमारा जब तबियत खराब होता है तो मम्मी गोली देती है, हम वो गोली खा लेते हैं। बच्चों, जब हमें बुखार होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो उसके अगेंस्ट जो दवाई काम आती है तो उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। अगेन इसके लिए तुमको यूजी क्लियर करना पड़ेगा, एमबीबीएस में आओगे, एमबीबीएस में जब एमबीबीएस क्लियर करके इंटर्न बनोगे तब जाके ये एंटीबायोटिक लिखने की कैपेबिलिटी आएगी तुम्हें। उससे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक बन कैसे रहा है, तो बैक्टीरिया से बन रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि यूजी निकालना ज़रूरी क्यों है, हम प्लांट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो डायरेक्ट ह्यूमंस के बारे में पढ़ना चाहिए। तो बेटा ये सारे रीजंस है, हम सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हम अभी बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़े तो हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया, जब एंटीबायोटिक्स पढ़ने जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया होता क्या था। समझ आया? तो हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है, तो अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है ताकि हम लोग फटाफट यूजी क्लियर करें, एमबीबीएस निकालें और एंटीबायोटिक्स लिखने के केपेबल बने। ठीक है, उसका ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं कहाँ पे, लेग्यूम्स में। अब एडवांटेजेस तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, अब ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्यों? ये क्या करेगा, ये प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज कर, प्लांट्स ये कॉलेरा कर सकते हैं। अब कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, मैम इतना बड़ा बड़ा डिजीज ये होता क्या है, इसके लिए तो बच्चों तुमको यूजी क्लियर करना पड़ेगा। एमबीबीएस में आओगे तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है, टेटनस किस बैक्टीरिया से होता है, इसका मैनेजमेंट क्या है। अभी के लिए बस तुमको इतना याद रखना है कि यू बैक्टीरिया का जो हेटेरोटॉक्स है वो खराब है, वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे, मन का राजा। अब इसको क्या हुआ, इसको लगा कि इसके लिए सही इन्वायरमेंट है, ये बस एक से दूसरे में टूट के बाइनरी फ्यूजन कर दिया, क्योंकि इसको कुछ लेकिन इसने देखा कि इसके अकॉर्डिंग नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है। इसने बोला रुको रुको, मुझे अपने इतनी समझ, मन का राजा जरूर है, अपने आप को प्रोटेक्शन करने की लेकिन कैपेबिलिटी है इसके पास। तो ये तुरंत क्या करेगा, अपने बाहर स्पोर बना लेगा जिससे कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। तो फेवरेबल कंडीशन में इसने फ्यूजन कर लिया, अनफेवरेबल में स्पोर फॉर्मेशन। मन का राजा थोड़ा तो नॉटी होगा, अब नॉटी था ये, हमने पढ़ा नॉस्टॉक, तो वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का भी इसका मन तो करेगा ही। ठीक है, चाहे ये अपने तरीके से करे, मन तो करेगा ही। अब वो कैसे करेगा, बस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा और इसको लगेगा कि ये खुश जाएगा। इसको पता नहीं रियलिटी में कैसे खुश होते हैं। ठीक है, नाम लोग को क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें बच्चों हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में हमने क्या बोला, सारे लाइन्स टिक करेंगे, जो लाइन्स पढ़ने हैं वो लाइन भी टिक करा रही हूँ, जो लाइन से क्वेश्चन बने हैं वो भी लाइन टिक होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो अलग से मार्क होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया 16 नंबर्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया हर जगह है, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी, हॉट स्प्रिंग में, क्योंकि मन के राजा इनको तो कुछ पता ही नहीं है, कहीं भी चले जा रहे, स्नो में, डीप ओशंस में, हर जगह चले जा रहे, मन कर रहा है तो दूसरे के बॉडी में खाना देने के। उसके अलावा जैसा मन कर रहा है वैसे शेप में, गोल गोल भी है, रॉड शेप भी है, स्पाइरल शेप के भी है, कॉमा शेप मतलब विब्रियो शेप के भी हो गए हैं। ठीक है, अब पता था ये सिंपल बाहर से बस देखने में भोले भाले हैं, अंदर से बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा मन के राजा है, मन कर रहा है खाना खुद से बना रहे हैं, मन कर रहा है खाना दूसरों के हेल्प से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो इसका भी 2 भाई थे ये लोग, जो सबसे बड़ा भाई था, जो ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग था, उसको अभी ज़्यादा समझ नहीं थी, तो वो सॉल्टी एरिया में चला गया, उसको पसंद आ गया वहाँ पे, उसको हेलोफाइल्स बोल दिया। हॉट स्प्रिंग में चला गया, वहाँ पसंद आ गया, थर्मो एसिडोफाइल्स हो गया। मार्शी एरियाज में चला गया, मिथैनोजेंस बोल दिया, उसको वहाँ पे भी पसंद आ गया। ये मिथैनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गट में प्रेजेंट होते हैं। किसके गट में, काउज एंड बफेलोज के गट में। उससे ये क्या बनाएंगे, मिथेन बायोगैस बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसा ये क्यों कर पा रहे, कुछ तो अलग होगा इसमें, तो इनमें अलग क्या है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है। सारा पॉइंट हो गया, कितने सारे पीवाईक्यू बस इस पैराग्राफ से आए और कितने बार आए। ठीक है, अब आते हैं छोटा भाई जो ट्रू बैक्टीरिया था। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया क्यों, क्योंकि थोड़ी समझदारी है, थोड़ा रिजिड है, लेकिन घूमने का मन करेगा तो ये भी फ्लैजिला बना लेगा, लेकिन समझदारी से। ठीक है, अब थोड़ा तो बदमाश होगा ही, मन का राजा है, तो खुद से खाना नहीं मन करेगा तो बना लेगा। अब लाइट मिलेगा तो लाइट के प्रेजेंस में बना लेगा, नहीं मिलेगा तो केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में बना लेगा। अब जब नहीं मन करेगा तो खाना खुद से बनाएगा भी नहीं, दूसरों पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो खाना खुद से बनाएगा उसका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, मन किया तो ग्रुप में, झुंड में, दोस्त लोग के साथ चल रहा है, मन किया ये जाएगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन ये अच्छा पे जाएगा। ये जाएगा या तो फ्रेश वाटर में गया, या तो सी वाटर में गया, या तो जमीन पे आ गया। और ये जो है बाहर देखो, एक कवरिंग से फिक्स कवरिंग है इसके बाहर, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं। अब इसके बॉडी में एक स्ट्रक्चर होती है हेटेरोसिस्ट, जहाँ पे ये फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ठीक है, अब ये क्या थे, नॉटी थे, तो इसको नॉस्टॉक एग्जाम्पल में आ गया। ये एविन कुछ भी कर रहे तो एनाबीना हो गया। अब ये केमिकल्स के प्रेजेंस में भी खुद का खाना बना सकते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से खाना बना रहे, नाइट्रेट से बना रहे, नाइट्राइट से बना रहे, से बना रहे, और जब ये खाना बना रहे तो एनर्जी मिलेगा खाने से, उससे वो एटीपी बनाएंगे। अब ये जब इनको ऑक्सीडाइज करे तो अलग अलग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर क्या हो गया,
सब अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो इनकी क्या हो गई, रिसाइकलिंग हो गई। ठीक है, मन का अपना मर्जी चला रहा है लेकिन अच्छा अच्छा काम भी कर रहा है। ये क्या हुआ, ये बहुत अबंडेंट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये डिकम्पोज करके खाना बनाता है। ठीक है, लेकिन ये डिकम्पोज करे तो क्या कुछ अच्छा काम कर रहा है, डेड ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पे आलसी तो है नहीं, अच्छा काम भी कर रहा है। ये दूसरों डिकम्पोज तो कर रहा है लेकिन ये मिल्क से दूध कर्ड बना सकता है, सॉरी मिल्क से दूध नहीं, मिल्क से दही बना सकता है। उसके साथ साथ ये एंटीबायोटिक्स भी बना सकता है। एंटीबायोटिक्स समझने के लिए तुमको यूजी क्लियर करके एमबीबीएस में आना पड़ेगा। उसके अलावा ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं लेग्यूम रूट्स में। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, हर लाइन येलो मान दो, मतलब हर लाइन से PYQ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब ये कुछ अच्छा काम तो कर रहा था लेकिन डीकम्पोजर है तो बुरा ही, अपना असली रूप तो दिखाएगा ही, तो कुछ पैथोजेंस की तरह भी रहेगा, ह्यूमन बींग्स पे, एनिमल्स पे, हर जगह रहेगा, प्लांट्स पे भी रहेगा। कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, ये सब तो याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूजी जब क्रैक करेंगे एमबीबीएस में समझ आएगा कि ये सारी बीमारियां क्या होती है। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन का करने का तरीका भी इसके जैसा ही है। इसको जब सही कंडीशन लगा तो आपस में डिवाइड कर दिया, देखो बैक्टीरियम फ्यूजन कर दिया। अब जब इसको लगा कि नहीं इसके अराउंड खतरा है तो ये अपने आसपास स्पोर बना लिया। स्पोर से क्या होगा, फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, मरेगा नहीं। ठीक है, फिर थोड़ा तो नॉटी भी है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का कोशिश करेगा, तो ये बस अपना डीएनए को दूसरे के डीएनए में, दूसरे में ट्रांसफर कर देगा और इसको लगेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुका है। अब यहाँ पे एक आती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पहले हम लोग वहां से पढ़ लेते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या थी बच्चों? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता। माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया होती है जिनके पास सेल वॉल नहीं होता। अब मैम माइकोप्लाज्मा कुछ समझ आए माइकोप्लाज्मा क्या होता है? नहीं समझ आएगा। क्यों? क्योंकि यूजी क्रैक करना पड़ेगा उसके लिए, और फिर जाकर के माइक्रो में या पैथो में जब तुम निमोनिया पढ़ोगे, या माइक्रो में जब निमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और पैथो में जब निमोनिया पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि निमोनिया कॉज करता है ये, और निमोनिया कॉज करता है इसलिए इसका नाम रख दिया प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। अब समझ आया कि यहाँ पे माइक्रो मैम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पास तो सेल वॉल भी नहीं है, इस सबसे क्यों ही पढ़ रहे हैं इसको? क्यों? ताकि वहां जाकर के समझ आए कि माइकोप्लाज्मा जो हमने पढ़ा था वो बैक्टीरिया में था। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं, सबसे छोटे हैं, और ये लेस देन 0.2 माइक्रॉन फिल्टर से भी पास कर सकते हैं। अगेन एनसीईआरटी नहीं है, नॉन एनसीईआरटी है, एनएन मार्क कर लेंगे। जहां जहां मैं एनएन मार्क करा रही हूँ बच्चों कर लो, ताकि फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो बोलो कि मैम ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। मैम ने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। जब तुम 37 ईयर के क्वेश्चन करोगे तब तुम बोलोगे यार मैम ने तो पूरा पढ़ाया है। ठीक है, अब ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और एनिमल्स को भी कर रहे हैं। ठीक है, और सेल वॉल नहीं है, किसी के बाहर कुछ अगर उसको प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल नहीं तो इसका जो मन करेगा वो शेप ले लेगा, तो ये प्लूरोमॉर्फिक है। पीपीएलओ मैंने पहले ही बता दिया। अब नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, एक तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया ये तीनों पॉइंट, फिर भी मैम हमें क्यों बता रही है? पेनिसिलिन होता क्या है मैम, ये भी हमें नहीं पता। तो इसके लिए बच्चों आगे यूजी क्लियर करते हैं हम लोग, फिर एमबीबीएस में हमें पता चलता है कि पेनिसिलिन वो बैक्टीरिया होती है जो जिनके पास सेल वॉल होती है, नहीं पेनिसिलिन वो दवाई होती है जिनके पास सेल वॉल, जो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है वो उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो इसके पास तो सेल वॉल नहीं है, तो क्या पेनिसिलिन इसको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। तो इसको कौन मारेगा? इसको कौन मारेगा अभी याद ही नहीं रखना है। उसके लिए तो एमबीबीएस यूजी क्लियर करेंगे तब पता चलेगा इसको कौन मार सकता है। ठीक है, अभी के लिए तो बस इतना याद रखो कि इसको पेनिसिलिन नहीं मार सकता है। ठीक है, तो वहां से माइकोप्लाज्मा क्विक में पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं है और माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट है, और माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, एनिमल और प्लांट को डिजीज कॉज करता है। यहाँ पे इसको प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ये प्लूरोमॉर्फिक होता है, नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन नहीं दिया, बट वो 37 ईयर में आया है तो उसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा क्या था? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स था। बच्चों ये वाला जो चार्ट है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है। पैराग्राफ के फॉर्म में याद रखना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये जितनी भी ओआरएस सीरीज है उसमें तुमको ऐसे बहुत सारे टैबुलर फॉर्म मिलेंगे जिनसे तुमको याद करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा, अगेन अ पीवाईक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको यूनिसेल्युलर यूकैरियोट बोल रहे हैं। ठीक है, जो लीनियस साहब ने गलती की थी, ठीक है, वो सुधारा गया यहाँ पे। अब यूकैरियोट है तो सबको पता है होते ही वो है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ये तो हम लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने 9-10 की बायोलॉजी में ही पढ़ा है इसको। ठीक है, उसके बाद ये एसेक्सुअली सेल फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को अलग करके क्यों दिया? क्योंकि मैंने जब इनिशियली में वो लीनियस साहब की गलती बता रही थी तो मैंने क्या बताया था? क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा जो एक्चुअली एक साथ रहने चाहिए थे, लीनियस साहब ने उनको अलग अलग कर दिया। तो ये पीवाईक्यू था, इसलिए मैंने अलग से एग्जाम्पल में इसको मेंशन कर दिया ताकि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, उसके बाद इसको टोटल 5 क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहला था
सी से क्राइजोफाइट, डी से डाइनोफ्लेजिलेट, ई से यूग्लिनोइड्स एंड एस से स्लाइमोल्स एंड एस इज प्रोटोजोअन्स। तो एस बनने के लिए हम लोगों को क्या लगता है, हमें ए बी सी डी ई आनी चाहिए, तो इसका निमोनिक वैसे हो गया सी डी ई आएगा तभी हम लोग एस बनेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो जनरली पानी में रहते थे, ज़मीन पे कम ही रहते थे। तो जो क्राइजोफाइट था वो भी जैसे जैसे हम इधर जाएंगे ना तो इनकी ये इधर वाले सारे प्लांट लाइक कैरेक्टर शो कर देंगे, और जैसे जैसे हम लोग इधर जाते जाएंगे ये एनिमल लाइक कैरेक्टर्स शो करते जाएंगे। ठीक है, अब तुम इसको बीच में देखो, इधर वाले को चलो ठीक है प्लांट लाइक कैरेक्टर होगा, ये इधर वाले के पास एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, अब ये बीच में बेचारा फंस गया। अब ये क्या करेगा, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, ये प्लांट्स के भी शो करेगा और ये एनिमल्स के भी शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। ये पहले फ्रेश, क्योंकि नया नया आया था क्राइजोफाइट, ओल्ड है ये, तो इसको पता नहीं है कि कहाँ रहे, फ्रेश वाटर में रहे कि मरीन वाटर में रहे, तो ये दोनों जगह पाया जाता है, इधर उधर फ्लोट करता रहता है प्लैंकटन बना के। लेकिन डाइनोफ्लैजिलेट अब थोड़ा सा समझदारी आया, मतलब मैं तो सिर्फ सी वाटर में रहूँगा, मैं इधर उधर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यूग्लिनोइड्स भी थोड़ा समझदार हुआ, मतलब मैं सी वाटर में नहीं, मैं तो फ्रेश वाटर में रहूँगा। ठीक है, इधर फिर आए, इधर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, इनको तो एनिमल्स को कुछ पता ही चलता नहीं है, तो वो इधर उधर डाइवर्स अपना दे रहे हैं। ठीक है, अब इधर प्लांट्स है, तो ये दोनों फोटोसिंथेटिक होंगे, क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स दोनों फोटोसिंथेटिक होंगे। यूग्लिनोइड्स, अब हम लोगों ने पढ़ा कि इसको पता ही नहीं है कि ये प्लांट है कि ये एनिमल है, तो ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो ये फोटोसिंथेटिक भी होगा और ये हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। ठीक है, अब स्लाइम मोल्स, ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक है, तो दूसरों से ही खाना लेंगे तो सैप्रोफाइटिक हो गया। प्रोटोजोअन्स भी दूसरों से ही खाना लेंगे तो ये हेटेरोट्रॉप्स हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ ना ये प्रेडेटर्स की तरह रहते हैं और पैरासाइट्स। ठीक है, अब ये तुमने एक नोटिस किया होगा कि जितने भी ओल्ड वाले होते हैं उनके पास कुछ हो ना हो अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होता है। जैसे हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया को बोला कि वो ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स थे, लेकिन उनके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट थी जिससे वो डिफरेंट एरियाज में सर्वाइव कर पा रहे थे। वैसे ये जो क्राइजोफाइट है ये ओल्ड जरूर है, लेकिन इनके ना सेल वॉल सिलिका से बनी है जिससे इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल है। वो एक जगह पे अगर इकट्ठा हो जाए तो वो वहाँ पे सालों तक रह सकते हैं। और अगर कोई मान लो बहुत सारे डाई आइटम्स कहीं पर है और वो बहुत सालों तक वहाँ पे इकट्ठा हुआ जा रहा है, तो वहाँ का ज़मीन कैसे हो जाएगा, डाई आइटम से भर जाएगा, है ना। तो उस अर्थ को क्या बोल देंगे, डायटोमेशियस अर्थ बोल देंगे, डायटोमेशियस ज़मीन बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ डाई आइटम पाए जा रहे हैं। अब बहुत सारे डाई आइटम हो गए वहाँ की ज़मीन पे, तो खुरदुरा हो गया, मतलब बीच में पोर्स जैसे आ गए। अब हमने देखा है कि हम लोग कोई भी चीज़ को फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर करने के लिए हम लोग को पोर्स का ज़रूरत पड़ता है। तो अब इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल्स को फिल्टर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलिशिंग कर सकते हैं इससे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, सिरप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से चीफ प्रोड्यूसर्स हो गया ये ओशंस में। ठीक है, एग्जाम्पल तो पहली डायटम्स का एग्जाम्पल क्राइजोफाइट्स का हम लोगों ने देख लिया, और दूसरा एग्जाम्पल इसमें डेस्मीड्स आता है, गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो जब हम लोग प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस में था, मोनेरा में था, गोल्डन कलर का एल्गी किस में, क्राइजोफाइट्स में। जो रियल एल्गी में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वो अलग होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। हम लोगों ने देख लिया कि ये मरीन में रह रहा था और ये खुद का खाना बना रहा था क्योंकि उसके पास प्लांट लाइक प्रॉपर्टी थी। अब इनके पास भी पुराने तो ये भी है ना, इसके जस्ट बाद ये आया तो पुराने तो है ही, तो इनको भी अपने पास बचाने की कैपेबिलिटी है इनके पास भी। तो इन्होंने क्या बना लिया, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट बना लिया अपने सेल में ताकि इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। ठीक है, उसके साथ साथ इनके नाम से ही पता चला, डाई मतलब क्या हो गया, दो, और फ्लैजिलेट्स का क्या मतलब हो गया, दो फ्लैजिला, मतलब इनके पास क्या होंगे, दो फ्लैजिला। ये डायग्राम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होगा और एक ट्रांसवर्स। ठीक है, दो फ्लैजिला। अब डाई का मतलब दो भी होता है, और डाई का मतलब जो हम लोग बाल में लगाते हैं वो वाली डाई भी होती है। वो वाली डाई क्या करती है, कलर बनाती है। तो ये जो प्रोटिस्टेंट्स होंगे ये क्या डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होंगे, रेड में होगा, येलो में होगा, ग्रीन। अभी क्यों डिफरेंट कलर्स में, सिर्फ डाई नाम से क्या ये डाई बनाने लगेंगे, नहीं, इनके पास होंगे पिगमेंट्स जिनके प्रेजेंस में ये डिफरेंट कलर के अपीयर होंगे। तो जब मान लो कोई पानी में फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और वो रेड कलर का पिगमेंट बना रहा है, तो क्या लगेगा, रेड कलर का टाइड आ रहा है वहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका कि एक डाइनोफ्लैजिलेट जिसका नाम गोनियोलॉक्स है वो रेड कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, और जब वो रेड पूरा पानी रेड हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि रेड टाइड आ गया है। ठीक है, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ये बाहर से तो रंगीन है बेटा, लेकिन अंदर से खतरनाक है। क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, और ये टॉक्सिन्स क्या करेंगे, जितने भी सी में एनिमल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जो बाहर से एकदम रंगीन मिजाज खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से वो खतरनाक होते हैं, तो वैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, अब डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद हम लोग यूग्लिनोइड्स पे आते हैं। यूग्लिनोइड क्या था, पहले ही देख लिया कि ये फ्रेश वाटर में था,
अब ये बीच में है तो इसके पास प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रॉपर्टी है। अब इसको प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रॉपर्टी रहने के लिए थोड़ा सा तो फ्लेक्सिबल होने का जरूरत है। अगर इसका भी सेल वॉल ऐसे ही सिलिका या फिर सेल्यूलोज प्लेट का बना हुआ तो क्या ये दोनों साइड अपना काम दिखा पाएगा? नहीं। दोनों साइड की प्रॉपर्टी दिखा पाएगा? नहीं। तो ये अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेगा। अब फ्लेक्सिबल रखने के लिए इसका जो सेल वॉल होगा वो किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरिकल बोलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इसके पास भी दो फ्लैजिला होंगे, जो कि एक छोटा सा फ्लैजिला होगा यहाँ पे डायग्राम में, एक बड़ा सा फ्लैजिला होगा जिस, ठीक है। उसके बाद ये भी पिगमेंट्स बनाएंगे जो फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटो के होंगे, वो प्लांट्स जैसे होंगे, ये तो नॉर्मल सा बात है। अब यूग्लिनॉइड के नाम पे ही क्या आता है तुम्हारा? यूग्लिना आता है, ठीक है। क्लियर हो गए हम लोग यहाँ से। उसके बाद हम लोग आते हैं स्लाइम होल्स पे। हम लोगों ने देखा कि एनिमल को पता नहीं है अभी वो कहीं भी जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, दूसरों से खाना बना रहा है, ठीक है। स्लाइम, क्या बचपन में हम लोग सबने स्लाइम से खेला है? स्लाइम क्या होता है? गोल गोल होता है, जैसे मन करे उसको वैसा शेप हम लोग दे सकते हैं। तो इसका तुम पिक्चर देखो तो वैसा ही लग रहा है, कुछ भी शेप है इसका। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? फाइजेरम हो गया। और कैसे भी इधर उधर ऐसा ऐसा होगा तो वो स्लाइम होल्स हो गया, ठीक है। अब स्लाइम है, कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। इसको अगर अच्छा कंडीशन मिला तो ये अपने दोस्त लोग को भी एक साथ अपने पास बुला लेगा, ठीक है, क्योंकि एडजस्टेबल है और लंबा 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 प्लाज्मोडियम बना देगा, एडजस्टेबल नेचर का। लेकिन जब इसको इसके जैसा कंडीशन नहीं मिला तो ये अपने दोस्तों को बोलेगा चलो हम लोग फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और उससे फिर स्पोर बनाते हैं, ताकि हमें जो हमारे अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो नहीं मिल रहा तो हम उसे खत्म कर सके, हम वहाँ पे सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी बना लें, ठीक है। तो जब इनको इनके जैसा कंडीशन मिला, इन्होंने प्लाज्मोडियम बना लिया दोस्तों के साथ मिलकर, और जब इन दोस्तों को उनके जैसा कंडीशन नहीं मिला तो उन्होंने बचाने के लिए स्पोर्स बना दिया, ठीक है। और ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह एयर से चल सकते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स के पास तो एक एनिमल लाइक प्रॉपर्टी है, मतलब ये रिलेटिव हो गए एनिमल्स के, ठीक है। और ये टोटल 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। अब ये भी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। इसको इनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली पैराग्राफ देखो, सारे येलो मार्क है, सबसे पीवाईक्यूज आया है। एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मार्क कर दिया कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा बोलते हैं, और फिर इनको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया। प्रोटिस्टा, पी से 5 क्लासिफिकेशन है। 5 कैसे क्लासिफिकेशन है कि एसपी बनने के लिए हमें ABCD आनी जरूरी है, तो CDE, C से क्राइजोफाइट हो गया, D से डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, E से यूग्लिनॉइड्स हो गया, और SP बन गए तो CDE आ गया, तो S से स्लाइम होल्स हो गया, P से तुम्हारा प्रोटोजोआ, ठीक है। अब इनके जैसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये भी हम लोगों ने पढ़ दिया। ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, ए सेक्सुअली सेल फ्यूजन से कर रहे, सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से कर रहे। अब इनमें जो क्राइजोफाइट था उसका 2 एग्जांपल था, DD, CDD, इट इज डायटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गी बोलते थे। अब हमने क्या देखा, नया नया है, बेचारे को पता नहीं है, फ्रेश वाटर में भी चला गया, मराइन वाटर में भी घूमते घूमते फ्लोट करते करते जा रहा है, तो उसको हम लोग प्लैंकटन बोल दिया। अब ये पुराना जरूर है लेकिन इसको पता है कि अपना बचाव कैसे करना है, तो सेल वॉल जो है वो अपना बना दिया सिलिका का, जिससे ये इंडेस्ट्रक्टेबल हो गया। साथ ही प्लांट लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा था तो फोटोसिंथेटिक हो गया। अब कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, सालों तक ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे डायटोनेशियस अर्थ बना देगा। जहाँ पे ये इकट्ठा होगा वहाँ की जमीन से उठ जाएगी, ग्रीटी हो जाएगी। ग्रीटी होती है तो हमने क्या करा था, उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे सिरप्स बना सकते हैं, उसको पॉलिशिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से ही हम लोग को क्लियर है कि एक तो 2 फ्लैजिला होंगे और डाई का मतलब डाई बनाएगा, मतलब एक तो पहले ये मराइन वाटर में रहते हैं, प्लांट लाइक प्रॉपर्टी होने की वजह से फोटोसिंथेटिक है। डाई का मतलब ये कलर प्रोड्यूस करेंगे, तो कलर कैसे बनाएंगे, ये पिगमेंट से बनाएंगे। ये भी पुराने हैं तो इनको भी अपने पास बचाने की प्रॉपर्टी है, तो ये भी सेल वॉल जो है वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट का बना लेंगे, ठीक है। अब डाई फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला, तो 2 फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला है, ठीक है। ये जो डाई प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो एक रेड कलर की डाइनोफ्लैजिलेट में होती है, जिसको हम लोग गोनियोलॉक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो सी है वो रेड टाइट जैसा दिखता है। अब ये बाहर से तो पिगमेंट रंगीन है लेकिन अंदर से कैसा था, तो टॉक्सिक था। तो इन्होंने क्या बनाया, बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करके जितने भी एनिमल्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अब आया बीच में जिसको पता ही नहीं कि वो प्लांट जैसे रहे कि एनिमल जैसे रहे, तो ये रह तो फ्रेश वाटर में रहा है, ठीक है, लेकिन इनके पास क्योंकि इनको दोनों साइड जाना है, प्लांट के साइड भी जाना है, एनिमल के साइड भी जाना है, तो इनको काफ़ी फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। तो इन्होंने अपने सेल वॉल को ऐसा बना लिया प्रोटीन का, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, ताकि ये इधर उधर कहीं भी जा सके। इसके पास भी 2 फ्लैजिला है, यूग्लिना के पास 1 फ्लैजिला और 2 फ्लैजिला, ठीक है। अब ये सिंस इसके पास एनिमल लाइक प्रॉपर्टी भी है, प्लांट भी है, तो इसको लाइट मिला तो इसने खुद से खाना बना लिया, लाइट नहीं मिला तो इसने दूसरों पर डिपेंड से खाना बना लिया, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल क्या होता है, यूग्लिना होता है। डायग्राम देखो सारी मैंने उधर एनसीईआरटी की पेस्ट की है, काफी इजी हो जाएगा इसको याद करना। और जो जो येलो से मार्क्स पे क्वेश्चन आया और जो जो रेड से अंडरलाइन है वो लाइन्स हमें पढ़नी है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो सारे मार्क कर दिए, लेकिन बच्चों यहाँ के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सारी लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने सारे मार्क किए। अब आते हैं स्लाइड मोल्स। स्लाइड मोल्स हमने पढ़ लिया कि बचपन में हम लोग स्लाइड से खेलते थे, वो अपना इधर उधर जैसे शेप ले सकता था, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, ये बात सही है। और उसके बाद ये जैसे तो खेल सकते हैं। तो जब इसको अच्छा कंडीशन मिला, इसने आसपास अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके बहुत लंबे प्लाज्मोडियम बना लिया। लेकिन जब इनके दोस्तों को लगा कि इन पर अटैक होने वाला है, तो ये क्या करेंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी से ये स्पोर्स बना लेंगे, जिससे जो भी चीज़ इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा, कोई मारने आ रहा है या कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अब ये सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि इनके बाहर स्पोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्पोर्स को डिस्पर्स कौन करता है, तो एयर करेंट्स करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोटोजोअन्स पे, क्योंकि ये एकदम एनिमल, क्योंकि ये एनिमल के क्लोज रिलेटिव हो गए, सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन था, तो ये एकदम क्लोज रिलेटिव है। तो इसको हम लोग को 4 ग्रुप्स में पढ़ना है। अब ये ग्रुप्स हम लोग याद करते हैं। ये ग्रुप्स क्या थे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको अमीबॉइड, एक फ्लैजिलेटेड, एक सीलिएटेड, एक स्पोरोजोअस। अमीबॉइड, अमीबा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग अमीबा बोलते हैं। क्या ये कुछ नहीं होता सच में? नहीं, ये बहुत कुछ होता है। ये जो प्रोटोजोअन्स है ना, एनिमल्स जैसे है, ये हमारे अंदर इन्फेक्शन करते हैं, ये हमारे अंदर रहते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोअन्स, और हमारा जीना खराब कर सकते हैं। अभी कैसे मैं बताती हूँ। ये जो अमीबॉइड छोटा सा ऐसा दिख रहा है ना, ये अगर हमारे अंदर चला जाए तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका करके एक अमीबा होती है जो हमारे अंदर इन्फेक्शन कराती है। अगेन बच्चों, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं अभी नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए तुम्हें यूजी क्लियर करना पड़ेगा, फिर तुम खुद आकर जब माइक्रो पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये क्या होता है और ये हमें कौन से इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। अब ये भी जितने भी पुराने वाले, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो भी ओल्ड वाला पढ़ते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं होता कहाँ रहने का, तो वो फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल हर जगह रह रहे हैं, ठीक है। अब ओल्ड थे, सबके पास अपने आप को बचाने की कैपेबिलिटी होती है, कि चाहे कितने भी ओल्ड क्यों ना, कितने भी नासमझ क्यों ना हो, उनको अपने पास बचाने की कैपेबिलिटी पता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्यूडोपोडिया बना लिया। स्यूडोपोडिया से क्या होता है कि उससे भाग भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं कोई, अगर कोई उसको मारने के लिए, और ये साथ ही साथ कैप्चर भी कर सकते हैं प्रे को, अपने आसपास शिकार भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल के शिकारी तो होंगे ही, ठीक है। उसके बाद इनके बाहर भी ये सिलिका सेल्स बना रहे हैं, जैसे क्राइजोफाइट्स के पास सिलिका सेल्स थी ना, वैसे इनके पास भी सिलिका सेल्स है, ठीक है। उसके अलावा ये अगेन जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके आगे तुम नॉन एनसीईआरटी लिख दो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि इनके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। और ये जब हमने लिखा कि जब मराइन वाटर में जब हम लोग इसको डाल देते हैं, तो इस वैक्यूल से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन कम होता है और अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मराइन वाटर तो कम होता है। तो बेसिकली हम लोग उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, तो वाटर क्या होगा, बाहर ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा एंटमीबा जो एक पैरासाइट है, ये हम लोग को याद रखना है। तो अमीबॉइड का 2 एग्जाम्पल हो गया, एक अमीबा और एक एंटमीबा, उसी के नाम पे। और अमीबा पुराना था तो इसके पास स्यूडोपोडिया अपने आप को भगा भी सकता है और सामने वाले को पकड़ भी सकता है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद एक फ्लैजिलेटेड, नाम में ही फ्लार है, तो इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला से घूमेगा। ये स्यूडोपोडिया से घूम रहा था, ये फ्लैजिला से घूमेगा। अब ये भी डिजीज हमने पढ़ा कि एनिमल एक प्रॉपर्टी है, तो इसमें एक ट्रिपैनोसोमा करके होता है, वो हम लोग को स्लीपिंग, सो रहे रहते तो भी इनमें चैन नहीं होता, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करा देता है हमको। इसका एग्जाम्पल जैसे अमीबा तो याद हो गया हम लोग को, FST तुम याद रख सकते हो। F से क्या हो गया, फ्लैजिलेटेड, S से स्लीपिंग सिकनेस करा रहा है, कौन करा रहा है, ट्रिपैनोसोमा करा रहा है फास्ट, ठीक है। मन करेगा फ्री लिविंग पैरासाइटिक जैसे मिलकर। तुम एक चीज़ नोटिस करना, जैसे जैसे जिसके पास समझदारी आती है सब पानी में चले जाते हैं, एक्वाटिक, ठीक है। अब इनके पास सीलिएटेड नाम है, तो सीलिया के हेल्प से ये मूव करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या होती है, इनके बॉडी में एक गलेट होती है बच्चों। गलेट क्या करती है, जो कि बाहर की साइड ओपन होती है। जब भी सीलिया के हेल्प से ये मूव करते हैं ना, तो वाटर जो है जिसमें पूरा खाना भरा पड़ा है वो इस गलेट में जाता है, ये गलेट है, और वो फिर बाहर की साइड ओपन होकर के बाहर भेज देता है उसको। और ये वाली स्ट्रक्चर जो है बच्चों, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, जो कि इसको ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। अगेन ये नॉन एनसीईआरटी है, ठीक है। अब सीलिएटेड का एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा तुम रख सकते हो, सीलिएटेड इज, या फिर क्यूटी पाई भी रख सकते हो, सीलिएटेड इज क्यूटी पाई, क्यूटी मतलब सीलिएटेड, पाई मतलब पैरामीशियम, ये पैरामीशियम क्यूट क्यूट लग रहा है, क्यूटी पाई हो गया। अब इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये अगेन नॉन एनसीईआरटी है, ठीक है। तो ये जो 2 न्यूक्लियस है, इनसे क्या होता है, उसमें जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है उसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं स्पोरोजोअन्स पे, नाम पे ही है, स्पोर होगा इनके पास, तो जो इन्फेक्टेड स्टेज होगा वो स्पोर लाइक होगा। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तुम
यूजी करोगे, फिर एमबीबीएस कंप्लीट होगा, फिर जब इंटर्न में बैठोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर तुम कुछ ऐसे एरिया में जो मलेरिया एंडेमिक है तो तुम सबको मेडिसिन लिखते रह जाओगे, आर्टिसोनेट या क्लोरोक्विन। अगेन इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब हमें पता, जब हम यूजी क्लियर करके एमबीबीएस में जाएंगे तो हमें ये नहीं भूलना कि मलेरिया कॉजिंग जो प्लाज्मोडियम था वो किसके अंदर आता था, वो प्रोटोजोअन्स के अंदर आता था। प्रोटोजोअन्स में भी किसके अंदर आता था, स्पोरोजोअन्स के अंदर आता था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। तो एक बार क्विक रिव्यू एनसीईआरटी से प्रोटोजोअन्स का हम लोग करते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये रहा, अच्छा कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स है, यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अमीबॉइड इनिशियल स्टेज में मन करेगा फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में रह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इनको मूव करना है, कैप्चर करना है, तो भैया पुराने ज़रूर है लेकिन हर चीज़ की समझ है इनको, तो ये अपने पास स्यूडोपॉड बना लेंगे जिससे ये घूम भी सके, भाग भी सके और दूसरों को पकड़ भी सके। अमीबा में इनके पास सिलिका सेल्स भी होंगी इनकी सरफेस पे अपने आप को बचाने के लिए। एंड अमीबा पैरासाइट होता है, जो कि यूजी के बाद समझ आएगा कि क्या करवाता है हम लोगों को। ठीक है, अभी के लिए पैरासाइट है, ये याद रखना है। उसके बाद जो फ्लैजिला है, नाम में ही पता है कि उनके पास फ्लैजिला होगा। और एफ फास्ट करके हम लोगों ने इसको याद रखना है, फास्टली याद करो, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोस वगैरह आ रहा है। ठीक है, फिर सी से सीलिएटेड के पास क्या होगा, सीलिया होगा। अभी जब सीलिया मूव करेगा तो ये क्या करेगा, खाना और पानी दोनों को गलेट के पास भेज के बाहर ले जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा था, इसमें मेंशन नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पे एडेंटिक करा है, उसको याद रखना। अब ये क्यूटी क्या कौन है, ये क्यूटी पाई है, तो पैरामीशियम है। ठीक है, अब स्पोरोजोअन्स से हम लोगों को एसपी साहब याद रखना है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोअन्स में स्पोर लाइक स्टेज होगी जो इन्फेक्शन कराएगी, वो भी क्या इन्फेक्शन कराएगी, एमबीबीएस के फाइनल इंटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी ट्रीट करते हैं वो है मलेरिया, इन्फेक्शन कराएगी। तो प्लाज्मोडियम बेसिकली एसपी साहब डायरेक्टली किससे मिलते हैं, वो तो बड़े एसपी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। तो हम लोग ये याद रख सकते हैं, एस से स्पोरोजोअन्स, पी से प्लाज्मोडियम और एम से मलेरिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज फंगस। आई होप आप लोग को सबको क्लियर हो रहा होगा। अब फंगाई में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, फंगस। हम लोग फंगस के बारे में क्या जानते हैं कि हम लोगों को मम्मी बोलती है कि ब्रेड में फंगस लग गया, उस ब्रेड को मत खाओ। और मैडम मेरे एक दोस्त ने बोला था ये जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो भी फंगस होता है। तो हमें तो बस फंगस के बारे में इतना ही पता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं फंगस होता है। फंगस बेटा हर जगह होता है, कॉस्मोपॉलिटन, हवा में भी होता है, पानी में भी होता है, सॉइल में भी होता है, प्लांट्स के ऊपर भी होता है, एनिमल्स के ऊपर भी होता है। कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह जहाँ मन करेगा ये वहाँ जाएगा, यूनिक है इसलिए हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, अब वैसे तो एफ से फंगाई होता है तो एफ से फिलामेंटस होगा, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन होता है। ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, अब ये फंगस होता है ना बेटा जी, ये ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एफ से फंगस से फिलामेंटस होगा, थ्रेड लाइक होगा। अब बहुत सारे थ्रेड लाइक होगा, बहुत सारे थ्रेड एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब नेटवर्क बन जाता है तो उसको माइसीलियम हम लोग बोलते हैं। अब कुछ जो माइसीलियम है, अब कुछ हाइफी जो है अब ऐसे प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है और इसके ऊपर न्यूक्लियस है। तो तुम्हें दिख रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए भैया, तो इसको हम लोगों ने कोइनोसाइटिक बोल दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी है बच्चों कि जो ऐसे जिनमें ब्रांचिंग है, तो अब इनमें अगर न्यूक्लियस होगा तो ये तो यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सेप्टेट। ठीक है, तो हम लोगों को हाइफी का मतलब पता चला, हम लोग को हाइफी इकट्ठा हुए तो माइसीलियम बना। एक हाइफी में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएशंस है तो कोइनोसाइटिक बोल दिया। अब उसी में सेप्टा है, ब्रांचिंग है और फिर न्यूक्लियस है तो उसको सेप्टेट बोल दिया, ब्रांच्ड बोल दिया। ठीक है, और यूनी न्यूक्लिएटेड बोल दिया। अब इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है। ठीक है, काइटिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन येलो से मारने मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा तुमने कभी अपने मम्मी पापा को देखा है कि यहाँ पे खुजली आती है, यहाँ पे खुजली आती है, तुम्हें भी आती होगी, स्कूल जाते होगे तो, और डॉक्टर के पास कभी गए हो, कोई बच्चा अगर गया होगा तो बोला गया होगा कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो क्या ये वो ही फंगल है क्या ये, हाँ जी बिल्कुल वही फंगल है, ये फंजाई। ठीक है, अब ये यहीं पे क्यों हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, हम लोगों को यहाँ पे ही क्यों हो रहा है, आर्मपिट्स में ही क्यों हो रहा है, इनर साइड ऑफ थाइज में ही क्यों हो रहा है, कोई रीज़न? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फंगस बेटा जी फैशनेबल है, वो उसको जहाँ वार्म कंडीशन मिलेगा और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा ये वहीं ग्रो करेगा। मुझे मैं तो वहीं जाऊँगा जहाँ वार्म और ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, और कहीं नहीं जाऊँगा मैं तो। ठीक है, मान गए, तो यहाँ पे वार्म ह्यूमिड है, पसीना आता है, वार्म एंड ह्यूमिड है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। तो ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, सही बात है। उसके अलावा कुछ ये खुद से खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है,
बहुत आलसी, मैंने पहले ही बोला था, जो फैशनेबल लोग होते हैं वो देखा करो थोड़े से आलसी भी होते हैं। तो एफ से फंगाई, एफ से फैशनेबल, इसलिए वो कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही जा रहे हैं और खुद से खाना भी नहीं बना रहे, सैप्रोफाइट की तरह डिकम्पोज कर लेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, चाहे तो पैरासाइट की तरह दूसरे बॉडी पे रह लेंगे और वहाँ से खाना निकाल लेंगे। तो ये सैप्रोफाइट की तरह, पैरासाइट की तरह भी है ये ना, अब खुद से खाना नहीं बना सकता, कुछ भी हो जाए खुद से खाना नहीं बनाएगा। तो ये एक काम करते हैं, जुगाड़, सब जुगाड़ करते हैं। तो ये ना एल्गी के पास जाता है, एल्गी को बोलते हैं चलो हम और तुम साथ में रहते हैं। फंगस बोलता है एल्गी को चलो हम और तुम साथ में रहते हैं, मैं तुम्हें खाना दूंगा, नहीं तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें घर दूंगा, तुम मेरे ऊपर रह लेना, तुम मेरे ऊपर रहोगे तो मैं तुम्हें ना बाहर से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देता जाऊंगा, लेकिन मुझसे खाना नहीं बनेगा, तुम मुझसे खाना बना के मेरे को देते जाना। तो ये जुगाड़ कर लिया, तो सिम्बायंट रिलेशनशिप रखा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है, सिम्बायंट की तरह। अब कुछ ने ऐसा बोला, कुछ फंगस गए रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के पास, कुछ एल्गी ने किसी फंगस को मना कर दिया, तो वो चला गया कि चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, मैं तो एल्गी होकर के तुम इतना घमंड दिखा रही हो, मैं तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के पास जाता हूँ। तो वो वहाँ चला जाता है और वहाँ पे जाकर के ये माइक्रोराइजा बनाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करेगा, फ्रैगमेंट टूट भी सकता है, फ्यूजन भी कर सकता है, बडिंग भी कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा, जिसको ज़ूस्पोर्स ये सब बोलेंगे। कुछ जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं, जैसे ऊस्पोर्स के फॉर्म में, एस्कोस्पोर्स या बैसिडियोस्पोर्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स बनते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं होता, फंगस हर चीज़ में फैशन दिखाएगा। पहले क्या करेगा, ये जो इसका प्रोटोप्लाज्म में जो दो गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट, चाहे वो मोटाइल हो चाहे नॉन मोटाइल हो, पहले वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे और उससे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। अब जब ये दो गैमेट एक दूसरे से फ्यूज कर गए, फिर अंदर का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस को कैरियोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी हमेशा पूछा जाता है, कैसे याद रखोगे, न्यूक्लियाई, कलाई क कैरियोगैमी, प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मोगैमी, ऐसे हम लोग को याद रहेगा। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए, अब इनको अलग भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब मियोसिस होगा, मियोसिस से फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। तो यूजुअली ऐसा ही होता है, दो एन और एन मिलते हैं, 2n बनता है, फिर उनमें मियोसिस होता है और फिर वो एन में अलग हो जाता है। लेकिन एक एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज अभी ए बी ये लर्निंग फेज में, ये स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स ही है, तो इनको ना इस चीज़ का पता नहीं है, तो वो ना जब एन और एन कंबाइन करते हैं वो इस फेज में बहुत देर तक रह जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन फेज। अब वो यहाँ पे बहुत देर तक रह लिए, अब उसके बाद क्या होगा, फिर जाकर के जब ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, फिर जाकर के ये एन और एन में अलग होंगे, इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा और ये हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैम आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि इतने सारे टाइप के फंगाई होते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस है। अब इनको क्लासीफाई कैसे करना है, तो इनकी जो माइसीलियम थी उसके बेसिस पे करना है, कैसे ये स्पोर बना रहे, मतलब कैसे सेक्सुअली मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कैसे इनका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फ्रूटिंग बॉडी मतलब कैसे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनके बेसिस पे इनको हम लोगों ने क्लासीफाई किया। अब पहला हम लोगों ने बोला फाइकोमाइसिटीज, फिर ए से एस्कोमाइसिटीज, बी से बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यू से ड्यूटेरोमाइसिटीज आ गया। अब ये जो फाइको, अगेन अब इधर से हम लोग इधर जाएंगे, अगे इससे ये पढ़ाने से पहले बेटा जी मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि अगेन ये चार्ट फॉर्म में नहीं दिया है, ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। इसी से सारे एनसीईआरटी की सारी लाइन्स भी कवर्ड है, सारे पीवाईक्यूज भी कवर्ड है, ठीक है। तो इसको ही बस अच्छे से याद कर लो, आपका एग्जाम जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज है, अगेन ये एक्वाटिक, हमने पढ़ा कि सब तो पहले पानी नहीं रह रहे, ठीक है, एक्वाटिक है, लेकिन क्या ये खुद से खाना बना सकते हैं, नहीं, तो इनको तो पैरासाइट के फॉर्म में भी रहना पड़ेगा ना, ताकि दूसरों पे डिपेंड हो सके, सही बात है। तो हम लोगों ने इनकी इसके बेस, एक हो गया इनके हैबिटेट, अब दूसरा हो गया माइसीलियम। हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे क्लासिफाई है, तो इनका माइसीलियम ए सेप्टेट है, जिनमें सेप्टा नहीं होती उनमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएशन होता है, तो उसको कोइनोसाइट बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जूस्पोर भी बन सकता है जो कि मोटाइल हो, और ए प्लानोस्पोर्स। अब मोड बोल रहा है तो ये इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं ये वाले स्पोर्स, ठीक है, इंडोजेनसली, बस ऐसे ही हम लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो कर सकते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, तो इसमें जाइगोस्पोर्स बनता है। अब इनमें ये आइसोगेमस भी हो सकते हैं जो दो गैमेट्स बन रहे हो, जो फ्यूज करने वाले हैं वो सेम साइज के हो सकता है वो डिफरेंट साइज के हो, और ऊगैमस का मतलब हो सकता है कि मेल फीमेल जो है वो बड़ी हो, क्योंकि जनरली आज के डेट में क्या होता है, फीमेल डोमिनेंट होती है, ठीक है, और मेल क्या होगा, रिसेसिव। बायो में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो फीमेल विल ऑलवेज बी डोमिनेंट, तो इसलिए फीमेल लार्ज गैमेट होगी, मेल का गैमेट जो होगा वो छोटा सा होगा,
तो उसको ऊगैमस बोलेंगे। फीमेल घूमती रहेगी, मेल घूमेगा भी नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे याद रखेंगे, फाइकोमाइसिटीज का। अब यहाँ पे तो हम लोग कहाँ पे थे, एग्जाम्पल्स में थे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स का निमोनिक कैसे याद रखेंगे, जो हमारे पास फाइकोमाइसिटीज होते हैं। पुराने में परम पूजना होता है, तो PARA के हम लोगों ने इसको याद कर लिया। P से इट वुड बी फाइटोप्थोरा, R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो और M से म्यूकर। ये अगेन इसके आगे हम लोग नॉन एनसीईआरटी लिखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी में देख नहीं दिया, लेकिन ये 37 ईयर के PYQ में आया है। उसके अलावा R से तुम्हारा हो गया राइजोपस। राइजोपस को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोल दिया। तो ब्रेड में फंगस लगता है, उसको तो हम लोग फेंक देते हैं, अपनी रियल लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन यहाँ पे देखो इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब से ब्रेड में फंगस लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, राइजोपस बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि फंगस लग गया। उसके बाद A से आता है एल्ब्यूगो, सरसों के खेत जिनके घर पे होंगे वो इसको ईजिली पहचान पाएंगे। और M से होता है म्यूकर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एस्कोमाइसिटीज पे। एस्कोमाइसिटीज अगेन फंगस तो खुद से खाना बना ही नहीं दे, जहाँ मन वहाँ पैरासाइटिक डंग में भी ग्रो कर सकते हैं, इतने गंदे होते हैं ये। सेप्टेट था, तो बाकी सबका ब्रांच और सेप्टेट है, ठीक है। इसमें स्पोर्स बन रहे थे, जू स्पोर्स, इसमें कोनिडिया से होगा। ये अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा था, ये बाहर रिप्रोड्यूस कर रहा था। एक्स्ट्रा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जाइस्पोर बन रहा था, इसका एस्कोस्पोर इसी के नाम पे बनेगा। ये भी ये लेकिन अंदर बनेगा। और कहाँ बनेगा, हमने पहले ही पढ़ा था इसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वाली साइकिल में, फ्रूटिंग बॉडीज के बाद से स्पोर्स बनेगा। तो फ्रूटिंग बॉडीज का क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, एस्कोकार्ड्स। अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या याद रखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा को भी पता चल गया, प्रियंका सेज टू निक जोनस कि एस्कोमाइसिटीज इज वेरी टफ, क्योंकि उसका हर एग्जाम्पल जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो P से पेनिसिलियम हो गया। क्या ये वही पेनिसिलियम है जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना रहा है, हाँ जी ये वही पेनिसिलियम है। दूसरा C से चोपड़ा, C से क्लैविसेप्स। S से सैकेरोमाइसीस मतलब ईस्ट, जो कि अकेला यूनिसेल्युलर है, ठीक है। A से एस्परगिलस, Y इज ईस्ट, वही हो गया। और N से न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या करता है, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज होता है। अगेन ये दिमाग का है, न्यूरो मतलब दिमाग, ब्रेन हो गया, न्यूरॉन्स दिमाग में ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो अच्छा काम करेगा, तो वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क करेगा। उसके बाद मॉडल्स और ट्रफल्स। ट्रफल्स टॉफी जैसा लग रहा है, टॉफी, ये एडिबल डेलिकेसीज में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बैसिडियोमाइसिटीज पे। बैसिडियोमाइसिटीज कहाँ पे, ये भी कहीं पे भी ग्रो करेगा प्लांट बॉडीज में पैरासाइट के फॉर्म में, बस इसको तो खाना चाहिए। माइसीलियम अगेन ब्रांच का सेप्टेट है। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्शुअल में स्पोर्स नहीं बनता, यहाँ पे वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन होता है। ये भी सेक्शुअली प्रोड्यूस करेगा, जैसे ये एस्कोस्पोर्स, वैसे ये इसको कॉपी करके अपने ही नाम पे बैसिडियोस्पोर्स बनाएगा। बस ये अंदर बना रहा था, ये बाहर बना देगा। ये भी फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होगा, जिसको बैसिडियोकार्ड्स बोलते हैं। अब क्या हम लोग बहुत सारे घर में बुआ जी को पुआ जी बोलते हैं, तो बुआ बैसिडियोमाइसिटीज इस पुआ जी, इस P से पक्सीनिया, U से उस्टिलागो, A से अगैरिकस। अब से जब भी बाजार जाओगे कि हमें मशरूम दो नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अगैरिकस बोलना है, हमें अगैरिकस दो, दुकान वाले भैया भगा देंगे। ये बस याद रखने के लिए कि मशरूम को अगैरिकस बोलते हैं, खाते टाइम याद कर लेना कि आई एम नॉट ईटिंग मशरूम, आई एम ईटिंग अगैरिकस। U से वीट में क्या होता है, स्मर्ट ऑफ वीट इज उस्टिलागो। और रस्ट में जो फंगस ग्रो करता है उसको हम लोग पक्सीनिया बोलते हैं। अगेन यहाँ पे नॉन एनसीईआरटी लिखो कि ये सीड से और फ्लावर से स्प्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे भी नॉन एनसीईआरटी लिखो कि ये यूरेलिया और टीलिया बनाता है। उसके अलावा इसको हम लोग पफ बॉल्स भी इसके एग्जाम्पल आता है। और बर्ड नेस्ट में जो फंगस लगता है वो भी बैसिडियोमाइसिटीज होता है। B से बैसिडियोमाइसिटीज, B से बर्ड के नेस्ट में जो फंगस लगता है, B से बॉल्स, पफ बॉल्स, ऐसे करके लोग याद रख सकते हैं। ऐसे ही इधर उधर का अतरंगी निमोनिक ही लास्ट में एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा। बैसिडियोमाइसिटीज इज बुआ जी, ठीक है। बुआ जी को बुलाया पुआ जी हमने, तो P से पुक्सीनिया, U से उस्टिलागो, A से हम लोगों का अगैरिकस हो गया। अगैरिकस का मतलब मशरूम हो गया। उस्टिलागो S से स्मर्ट ऑफ वीट हो गया। और पक्सीनिया इस रस्ट में वीट हो गया। उसके अलावा इसमें क्या आया, B से बैसिडियोमाइसिटीज, B से बॉल्स, तो पफ बॉल्स आ गया। B से बैसिडियोमाइसिटीज, B से बर्ड्स, तो बर्ड्स के नेस्ट में भी यही वाला फंगस ग्रो करता है। और B से ब्लैकेट फंगस, ठीक है। उसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट क्यों है, ये ना सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। आज के डेट में जो भी सेक्शुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इम्परफेक्ट है, भैया तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम लोगों ने इसको इम्परफेक्ट बोल दिया। अब ठीक है, ये सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स है, लेकिन ये अच्छा काम भी करते हैं, डिकम्पोज लीटर को डिकम्पोज करके मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। माइसीलियम तो वही हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया बना दिया, लेकिन अभी भी ये दुखी है क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, तो ये एक्टिंग करेगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। मतलब इसका एग्जाम्पल होगा ऑल्टरनेरिया, C से कॉलिटोट्राइकम और T से ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ऑल्टरनेरिया क्या करवाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। अगेन नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है। लेट ब्लाइट कौन कराता था, फाइटोप्थेरा। अर्ली ब्लाइट कौन करवाता है, और तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोगों का फंगस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के फंगस पे। लाइन टू लाइन सारी चीज़ें वही है, देख लो, एक यूनिक किंगडम है, सही बात है।
हर जगह ब्रेड से लेके फ्रूट से लेके मशरूम तक सब फंगस है। बस एक ही यूनिसेल्युलर होता है जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। रस्ट कौन फंगस करवाता है? पक्सीनिया। एंटीबायोटिक किससे बनता है? पेनिसिलियम से। क्लियर है हम लोग को? ईस्ट क्या होता है? यूनिसेल्युलर, हमें पता है। इस ईस्ट की जो बॉडी होती है फिलामेंटस होती है, तो वो हाइफी कहलाए। बहुत सारी हाइफी को एक साथ कर दो तो उसको माइसीलियम बोल दिया। अब एक हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो उसको हम लोगों ने कोइनोसाइटिक बोल दिया। अब इसमें अगर सेप्टेट है और फिर न्यूक्लियस है तो उसको सेप्टेट हाइफी बोल दिया। अब फंगस है, इसके पास फैशनेबल एक काइटिन होगी, ठीक है, काइटिन है इसके पास। उसके अलावा ये फैशनेबल है तो ये थोड़ा आलसी भी होगा, तो ये अपना खाना खुद से नहीं बनाएगा, ये ऑर्गेनिक मैटर से खाना बनाएगा। उसके अलावा ये पैरासाइट्स है, ये डेड सबस्ट्रेट्स पे ग्रो करके ऑर्गेनिक मैटर से खाना बनाएगा। ये पैरासाइट के फॉर्म में भी रह सकता है, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में रह सकता है। उसके अलावा ये आलसी है, ये आसपास के जुगाड़ करेगा खाना बनाने के लिए। ये एल्गी को बोलेगा तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा और खाना बनाने का सामान दूंगा। उसके साथ साथ कुछ एल्गी है जो नहीं माने उसके बाद, तो फिर वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के पास जाएगा, उसको भी सेम बात बोलेगा, तो वो उसके साथ जब एसोसिएशन बनाएगा उसको हमें माइक्रोराइजा बोलेंगे। ये हर तरह फैशनेबल है, इसके पास हर चीज़ का आइडिया है, हर टाइप से रिप्रोड्यूस करेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग से। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, कैसे? स्पोर्स बना के। स्पोर्स का कितना कितना डिफरेंट टाइप का नाम था, कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जूस्पोर्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है ऊस्पोर्स बना के। एस्कोस्पोर्स पढ़ लिया हमने, बैसिडियोस्पोर्स बना। ये सारे स्पोर्स कहाँ बने? फ्रूटिंग बॉडी में बने। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या इतना आसान था? नहीं। फैशनेबल है, तो पहले ये फ्यूजन करेगा दो सेल का, ठीक है, दो गैमेट आपस में, जिसको हम लोगों ने बोल दिया प्लाज्मोगैमी। फिर इनके अंदर के न्यूक्लियस भी एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, इसको बोल दिया कलाई इस कैरियोगैमी। प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म इस प्लाज्मोगैमी। और जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गए, अब इनको बच्चा बनाना है तो मियोसिस होगा और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब वैसे तो फंगस फैशनेबल है, सबको पता है, लेकिन एस्कोस्पोर्स और बैसिडियोस्पोर्स थोड़ा सा बेचारा टाइप रह जाता है। उनको पता नहीं होता कि N+N। वैसे तो सारे फंगाई जो होते हैं वो ऐसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडियोमाइसिटीज़ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, इनको पता नहीं होता, तो ये N+N स्टेज में ही जाकर के अटक जाता है, ठीक है, जिसको हम डाइकैरियोन फेज बोलते हैं। और उसके बाद फिर इनका मियोसिस होता है, उसके बाद इनका मियोसिस होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर इनको इसी मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, कैसे ये एसेक्सुअली स्पोर्स बनाए और कैसे फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन हुआ, इनके बेसिस पे इनको फाइकोमाइसिटीज़ में क्लासीफाई किया गया, एस्कोमाइसिटीज़ में क्लासीफाई किया गया और बैसिडियोमाइसिटीज़ में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। तो देखो फाइकोमाइसिटीज़ में यहाँ पे एक भी लाइन टिक नहीं है, कोई ऐसा सच क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फाइकोमाइसिटीज़ कहाँ पे रहते हैं? एक्वाटिक हैबिटेट्स में, पुराने वाले जितने भी होंगे सब एक्वाटिक हैबिटेट्स में। और ये फंगस है, खुद से खाना नहीं बनाएंगे, पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे। माइसीलियम अगेन एसेप्टेड, बस इसी का एसेप्टेड और कोइनोसाइटिक था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स और एप्लाज्मोस्पोर्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्स ये अंदर बनाएंगे, पुराने शर्माएंगे तो अंदर स्पोर्स बनेगा इनका। जाइगोस्पोर्स फ्यूजन ऑफ दो गैमेट से बनेगा। हम लोगों ने पढ़ा इट कुड भी आइसोगेमस भी हो सकते हैं, सेम साइज का भी हो सकता है, डिफरेंट साइज का भी हो सकता है, या फिर मेल गैमेट छोटे, फीमेल गैमेट बड़े भी हो सकते हैं। पुराने थे, परम पूजनीय थे, तो PARAM करके याद रखेंगे। तो बेसिकली P से क्या हो जाएगा यहाँ पे? P से फाइटोप्थोरा, वो उधर था, इधर NCERT में नहीं दिया था तो वो नॉन NCERT कंटेंट हो गया। इधर राइजोपस है, एल्ब्यूगो है और M से म्यूकर है, तो ARAM हम लोगों ने याद रखा। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़ पे हम लोग आते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें यूनिसेल्युलर एग्जाम्पल हमें ईस्ट पता है, मल्टी सेल्युलर पेनिसिलियम पता है। पेनिसिलियम क्या एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन करता है। ईस्ट का दूसरा नाम सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, कहीं भी पैरासाइटिक काउ के डंग में भी ये ग्रो कर सकता है। इसका माइसीलियम कैसा होगा? इसका माइसीलियम सेप्टेट होगा और कैसा होगा? माइसीलियम होगा। उसके बाद ये क्या बनाएंगे? एक स्पेशल स्पोर्स बनाते हैं जिसको कोनिया बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स में भी इनके नाम पे ही एस्कोस्पोर्स हो जाएगा, ये भी अंदर बनाएंगे ये एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और किससे बनाएंगे? तो फ्रूटिंग बॉडीज से, जिसको एस्कोकार्प्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या था? PC सेज टू निक जोनस। P से क्या हो गया तुम्हारा? पेनिसिलियम हो गया। C से क्या हो गया? क्लेरिसिक्स हो गया। N से क्या हो गया? न्यूरोस्पोरा हो गया। अब ये N से स्पोरा है, ये न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और मॉरल्स और ट्रफल्स एडिबल्स होते हैं, ट्रफल्स टॉफी जैसा साउंड करे तो उसको हम लोग खा सकेंगे। बैसिडियोमाइसिटीज़ मशरूम्स जो होते हैं उसको बोलते हैं। ब्रैकेट B से ब्रैकेट फंगस, B से बॉल्स में पफ बॉल्स इसका एग्जांपल है, ये भी पैरासाइट के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। माइसीलियम सबका सेम था, अब ये एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना रहा था लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर रहा था। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि एस्कोमाइसिटीज़ और बैसिडियोमाइसिटीज़ जो था उनको ही नहीं पता था कि N+N स्टेज में रुकना नहीं होता, तुरंत से हम लोगों को 2N में कन्वर्ट होकर के मियोसिस करके अल्टीमेटली स्पोर्स बनाना होता है, लेकिन ये रुक जाते हैं, इसलिए ये डाइकैरियोन फेज में चले गए। उसके बाद जो बैसिडियोस्पोर्स होता है इसमें बाहर प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल बुआ जी, इस बुआ जी करके, तो पक्सीनिया से रस्ट फंगस हो गया, उस्टिलागोनिस मट और एगैरिकस मशरूम। उसके बाद हम लोग आ गए
ICT की इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो कर सकता, तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करने के लिए क्या करेगा? एक्टिंग करेगा। तो ए से क्या हो गया? ऑल्टरनेरिया, सी से ट्राइकोडर्मा हो गया। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लिखा है कि कुछ फंगस जो है वो ना जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करने लग जाते हैं ना, तो उसको हम लोग फिर मूव कर देते हैं जिस क्लास में वो बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज में, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये हम लोगों को पढ़ना नहीं, हम लोग को ये, क्योंकि फिर तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज के रहे ही नहीं ना, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे, तो हम लोग को तो याद बस ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा रखना है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे वायरसेस, लाइक प्रायॉन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इनको तो हम लोगों ने कोई क्लासिफिकेशन में अभी पढ़ा नहीं, तो इनको हम लोग अलग से ही पढ़ते हैं, अलग हेडिंग में पढ़ते हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है इनका। इसमें सबसे पहले हम लोग वायरस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? डिमिट्री इवानोव्स्की ने किया, ठीक है। फिर M.W. बेजरनिक साहब है, उन्हें वायरस को ही बोला कि वायरस तो हमारे अंदर ना हमारे को कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे इन्फेक्ट कर दे अपने फ्लूइड के थ्रू, तो कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड है जिसके थ्रू हम इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो उसी वायरस को उसने नाम दे दिया कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम, जिसको इन्फेक्शियस फ्लूइड बोला गया। फिर W.M. स्टैनली साहब है, ये तीनों से क्वेश्चन आया, तो तीनों साइंटिस्ट हमें याद रखना होगा। डिमिट्री इवानोव्स्की साहब ने वायरस डिस्कवर किया, M.W. बेजरनिक साहब ने नाम दिया कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस फ्लूइड का नाम दिया, और W.M. स्टैनली साहब ने बोला कि वायरस को ना हम लोग क्रिस्टल क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल सकते हैं। अब ये वायरस क्या खुद से बाहर मतलब ऐसे ग्रो जाएगा और हम लोग को इन्फेक्ट कर सकते हैं? नहीं। जब ये वायरस बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होता है, ये इनर्ट होता है, इसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, ये जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट मशीनरी को अफेक्ट करके ये हम लोगों को इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। अब ये जो वायरस होते हैं, इनके पास प्रोटीन्स भी होते हैं और जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल ही होता है जिससे हम लोगों को इन्फेक्शन होता है। अब या तो RNA होगा या तो DNA होगा, कभी भी RNA और DNA दोनों नहीं होगा एक वायरस में। अगर जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा होगा उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा होगा उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा, और जो बैक्टीरिया को कर रहा होगा उनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि ये PYQ में आया है। इसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ऊपर क्या होता है? हेड होता है, हेड के बाद ये क्या है? हमारा कॉलर है, ये क्या हो गया? शीथ हो गया, और नीचे क्या? टेल फाइबर्स। तो जिन भी बैक्टीरियोफेज में टेल होता है वो क्या होते हैं? मोटाई, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। उस प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ये कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सोमियर्स का बना होता है, और ये जो प्रोटीन्स है वो इस जेनेटिक मटेरियल मतलब इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दे। अब ये अरेंज हो सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल हम लोगों को टोबैको मोज़ैक वायरस का याद रखना है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, ठीक है। और इसका साइज ये अगेन NN इसमें नॉन NCERT मार्क, और ऊपर हीरोफेज अगर टेल्ड होंगे तो मोटाई होगी, ये भी तुम्हारा नॉन NCERT है, ठीक है। ये तुम्हारा डायग्राम हो गया हेलिकल फॉर्म का टोबैको मोज़ैक वायरस का। अब ये वायरस सिर्फ एनिमल्स को नहीं, प्लांट्स को भी, ह्यूमंस को, सबको ये इन्फेक्शन कॉज करता है। प्लांट्स में क्या करवाएगा? ये प्लांट्स में मोज़ैक बना सकता है, लीफ को रोल्स करा सकता है, लीफ को कर्ल करा सकता है, लीफ में येलोइंग करा सकता है, वेन्स क्लियरिंग करा सकता है, स्टंटेड ग्रोथ करा सकता है। उसके अलावा एनिमल्स में और क्या क्या करा सकता है? एनिमल्स में हम लोगों को अब अगेन एनिमल्स मतलब ह्यूमंस का पढ़ने के लिए तुम लोग को UG क्लियर करना होगा, तो MBBS में होगी तब तुम लोगों को समझ आएगा कि ये मम्स कराता है, वायरस जैसे ही दिख रहा है कि ये वायरस ही है? नहीं, ये वायरस जैसा जरूर है, लेकिन वायरस में प्रोटीन नहीं होता, ये वायरस से भी छोटा होता है। इसको टियोडाइनिया ने दिया, और इसके पास सिर्फ RNA होता है, प्रोटीन्स होता ही नहीं, और DNA भी नहीं होता, और वो RNA का भी मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम रहता है, और ये ना प्लांट्स को अफेक्ट करता है। प्लांट्स में ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, जो गोल गोल स्पिंडल शेप का टोमेटो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रायॉन्स, TR से प्रायॉन्स, PR से प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो प्रायॉन्स है ये पागल कर देता है, और ये प्रायॉन्स जो है ये प्रोटीन्स का बना है जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड, ठीक है। इसका वायरस के जैसा ही साइज होगा, इसका छोटा था लेकिन इसका सेम साइज होगा। अब P से प्रायॉन पागल करता है, तो पागल में ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज करवाता है। एनिमल्स में ये क्या करवाएगा? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी, जिसको हम लोग मैड काउ डिजीज बोलते हैं, और ये ह्यूमंस में क्या करवाता है? ज़ेकॉब डिजीज, ठीक है, क्रूट्स ज़ेकॉब डिजीज। ह्यूमंस को भी पागल कर सकते हैं और एनिमल्स को भी पागल कर सकते हैं। हमने लाइकन्स पढ़ा, लाइकन्स क्या था? क्योंकि फंगस एल्गी के साथ अपना एसोसिएशन बनाया था, तो उसमें एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोट बोल दिया। एल्गी क्या कर रहा था? उसको खाना बना के दे रहा था, और फंगस खुद के आराम से बस उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके और वाटर अब्जॉर्ब करके
एल्गी को दे रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ ये लाइकन्स ना गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब कोई भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। अगर कहीं लाइकन मिलता है मतलब वो एरिया पॉल्यूशन फ्री है। क्यों पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते? क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स के लिए, ठीक है। अगर वहाँ और पॉल्यूटेंट्स में यूजुअली मेन कंपोनेंट यही होता है, तो जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये अगर ग्रो करते भी हैं तो स्लो होते हैं। इसमें स्लोली ग्रो करने बस नॉन एनसीईआरटी है, बाकी सारा एनसीईआरटी में भी है। इस पेज में देख सकते हो कितने सारे येलो मार्क्स हैं, मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स, जिसको विटाकर साहब ने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग पढ़ लो यहाँ पे आते, इतना पढ़ने के बाद ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं और इसका रिलेशन कोई टॉपिक से बन भी नहीं रहा था, लेकिन लास्ट 37 ईयर्स में आए हैं, तो इसको बस याद करना है। लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किसने कॉज किया था? ज़ैंथोमोनास ने। क्योरिंग ऑफ टी लीव्स कौन करता है? बैक्टीरिया। ब्यूटाइरिक एसिड बैक्टीरिया रेटिंग ऑफ जूस में यूज करते हैं। ट्रांसडक्शन का क्या मतलब होता है? जीन्स को ट्रांसफर करना है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में वाया दिस बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को बोलते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता है इन कार्बन साइकिल। कीमोलिथोट्रॉप्स, कीमो मतलब केमिकल, लिथोट्रॉप्स कैन डीकम्पोज ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज कर सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को कर सकते हैं। सेक्स पिलार, सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं बैक्टीरिया की। एक एजिटोबैक्टर और पॉलीमिक्सा बैक्टीरिया होता है जो कि नॉन सिम्बाइटिक एंटोफिक्सर होता है। बैक्टीरिया में जनरली सिंगल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है और फ्री होता है। बैक्टीरिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो सकता, नीदर सिंगेमी, ना ही उसमें कुछ रिडक्शन डिवीजन जैसा है। बैक्टीरिया प्रोडक्शन का या तो फिशन से था, या तो वो स्पोर बना देते हैं, या तो अपने डीएनए को दूसरे डीएनए में, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। ई कोलाई को ईजिली कल्चर कर सकते हैं। और हॉर्मोगोनिया इस साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ऑक्सोस्पोर्स बनाता है डायटम्स, ये सब याद रखने का। अमानीटा मस्कैरिया एक टाइप का मशरूम जो कि हैलुसिनोजेनिक होता है, ठीक है। वायरस में कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस डबल स्ट्रैंडेड होता है। लाइटिक वायरस क्या करता है? उसकी लाइसिस करवा देता है। और रेट्रोवायरस में आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है। इसलिए हम इसे एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि विटाकर साहब ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसको कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं दिया, बट वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ठीक है। इसमें वायरसेस हमको पता है कि नॉन सेलुलर थे और इनर्ट है, ये बाहर कुछ भी फंक्शन नहीं शो कर सकते। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में हमारे ऊपर रहते हैं और जब ये हमें इन्फेक्ट करते हैं तो ये हमारी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर होस्ट को मार देते हैं, ठीक है। अब इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? तो डिमिट्री इवानोवस्की। अब हर साइंटिस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है, डिमिट्री इवानोवस्की। फिर उसके बाद एक एमडब्ल्यू बेजर्नी का, उन्होंने बोला कि कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिजीज कॉज कर रही है, तो उन्होंने उसको बोला कॉन्टैजियम वायरो फ्लूइडम। और फिर एक डब्ल्यू एन स्टैनली है, उन्होंने बताया कि ये वायरसेस ना प्रोटीन्स के बने होते हैं जिसकी वजह से ना इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, तो ये डब्ल्यू एन स्टैनली ने बोला। तो सबसे पहले डिमिट्री इवानोवस्की ने वायरस डिस्कवर किया जो, और फिर बेजर्नी का है, उन्होंने बोला कॉन्टैजियम वीवर फ्लाइडम के बारे में, और डब्ल्यू एन स्टैनली है, उन्होंने बताया कि वायरस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं क्योंकि वो प्रोटीन्स के बने, लेकिन और ये वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अब वायरसेस इधर आरएनए के हो सकते हैं या तो डीएनए, मतलब उनके पास प्रोटीन्स के साथ साथ एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है और यही जेनेटिक मटेरियल इसका इन्फेक्शियस होता है। कैसे इन्फेक्शियस होता है? अगर वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और अगर वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ साथ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। और अगर वो बैक्टीरियोफेज मतलब वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया को अगर वो इन्फेक्ट करेगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अब इसके पास जो प्रोटीन कोड है वो कैप्सिड की बनी होती है जो कि स्मॉल सब यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर के बनती है और यही न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकते हैं, हम लोगों ने उधर ओआरएस में देखा ये टोबैको मोज़ैक वायरस का पिक्चर और बैक्टीरियोफेज दोनों पे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो हमें दोनों को याद रखना है। वायरसेस हमें पता है डिजीज ह्यूमंस में भी कॉज करते हैं, एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, तो बेसिकली ह्यूमंस में मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, इसके लिए आपको एमबीबीएस क्लियर करनी पड़ेगी, तब ये सारी डिजीजेस समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर अगर हमें प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए तो मोज़ैक फॉर्मेशन हो गया, लीफ रोलिंग होगी, कर्लिंग हो गया, येलोइंग होगी, वेन क्लियरिंग, डॉल्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, तो ये वायरसेस हो गया। वायरसेस के अलावा भी 3 और ऑर्गेनिजम्स है जिनके बारे में स्टडी करना है। एक वायरॉइड्स होती है। वायरॉइड्स क्या? वायरॉइड्स बेसिकली बच्चों किसने डिस्कवर किया था? तो थियोडाइना ने किया था। ये ना वायरसेस से भी छोटी होती है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आरएनए की बनी होती है, इसके पास प्रोटीन कोड नहीं होता और इसका आरएनए भी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। और ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कराती है, मतलब पोटैटो को गोल से क्या कर देगी? स्पिंडल शेप का कर देगी। उसके अलावा पीआर से प्रायॉन्स एंड पीआर से प्रोटीन्स, तो ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स है, इसका साइज क्या है? वायरसेस जैसा है। और पी से प्रायॉन्स, पी से प्रोटीन्स, पी से पागल कर देगा, तो बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करेगा। किन में? एनिमल्स में भी कॉज करेगा, ह्यूमंस में भी कॉज करेगा। एनिमल्स में ये बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्केफेलोपैथी करवाएगा,
मैड काउ डिजीज करवाएगा, जिसका कॉमन नाम मैड काउ डिजीज है, और ह्यूमंस में ये क्रूट्ज़ेकॉफ डिजीज करवाएगा। उसके अलावा हमने लाइकेंस के बारे में पहले ही पढ़ा था बच्चों की, फंगस जो है वो आलसी है, तो वो एल्गी के साथ एसोसिएशन बना रहा है। तो एल्गी के साथ जो एसोसिएशन बना रहा है उसको फाइकोबाइंड बोलते हैं, और जो फंगस का एसोसिएशन है उसको फंगल कंपोनेंट बोलते हैं। फंगल एसोसिएशन आलसी क्यों था? क्योंकि वो खाना खुद से नहीं बना सकता था, तो एल्गी उसको खाना बना करके देती है, और फंगस उसको क्या देता है? उसको घर देता है, उसको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है ताकि वो खाने बनाने में हेल्प करे। उसके अलावा फंगस का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव है, जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा वहाँ ग्रो नहीं करेंगे, तो दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। तो अगर ये मिल रहे हैं मतलब वो एरिया